अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू जोर का जोड़। आई होप आप लोग खैरियत से होंगे और अच्छे से अपना ख्याल रख रहे होंगे। अनदर डे अनदर शो एंड यस अ लॉट टू टॉक बिकॉज अब वो सरगर्मियां तेज होती जा रही हैं। चैंपियंस ट्रॉफी तो है मगर चैंपियंस ट्रॉफी से पहले ट्राई नेशन की जो सारी तैयारियां हैं वो जोरों शोरों पे हैं। एक तरफ गद्दाफी स्टेडियम की अब सिर्फ धुलाई का काम रह गया है, जहां पे जो है वो आज से सारे मजदूर या लोग दिख रहे हैं जो सफाइयां कर रहे हैं। गद्दाफी स्टेडियम है टॉप नॉच तरीके से तैयार ऑलमोस्ट हो चुका है गद्दाफी स्टेडियम। दूसरी तरफ जहां हम बात करें कि ट्राई नेशन का स्क्वाड जो पाकिस्तान का स्क्वाड है, जो चैंपियंस ट्रॉफी का स्क्वाड है, उन्होंने आज ट्रेनिंग की, उसके हवाले से भी डिस्कशन होगी, स्क्वाड के हवाले से भी डिस्कशन होगी। मैं हूं सवेरा पाशा और मेरे साथ मौजूद है हाफिज मोहम्मद इमरान। और बिल्कुल सवेरा जैसे आपने जिक्र किया कि पाकिस्तान टीम और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से अगर देखते हैं चीज़ें जो तामीराती काम है उस पर भी अब ऐन मुमकिन है कि कल पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को सिक्योरिटी इदारों के कानून नाफिज करने वाले इदारों के हवाले करना पड़े स्टेडियम, क्योंकि 6 तारीख को शायद वहाँ पर प्रैक्टिस दोनों टीमों ने करनी है लाहौर में, जो ये सैफी की सीरीज़ हो रही है उसके लिए। तो ये सारी चीज़ें हैं स्क्वाड के ऊपर भी। और फिर आज कुछ जो प्रैक्टिस हुई है उस पर भी बात रहेगी। पाकिस्तान क्रिकेट टीम में क्या कोई वाकई जो खबरें सुनने में आ रही हैं कि कोई तब्दीली हो सकती है 11-12 से पहले तक, तो ये वो सारी चीज़ें हैं जिन पर हम गुफ्तगू कर रहे हैं। सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट स्टूडियो में सनाउल्लाह खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम खान साहब। वालेकुम अस्सलाम। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट कराची से अब्दुल माजिद भट्टी साहब। भट्टी भाई अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम हाफिज साहब, सनाउल्लाह और सवेरा, आप सबको बहुत बहुत शुक्रिया। भट्टी भाई क्या चल रहा है, कोई वाकई तब्दीली हो सकती है अभी स्क्वाड में या फिर हतमी फैसला हो गया है, कलम तोड़ दिए गए हैं? देखें हाफिज साहब, आप भी माशाल्लाह इस दस्त की सयाही में अब आपको भी काफ़ी टाइम गुजर गया। हमने तो अपनी तकरीबन कुछ 4 दहाइयाँ दे दी, सनाउल्लाह सवेरा भी तकरीबन 12-15 साल हो गए। पाकिस्तान क्रिकेट इसी तरह हम देख रहे हैं, 92 वर्ल्ड कप भी देख लें और आज 2025 में हम जब खड़े हैं, लेकिन बड़ी अनफॉर्चुनेट सी चीज है। देखो, मैं किसी की नीयत पे शक नहीं कर रहा। लोग कह रहे हैं कि शायद पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस से कुछ प्लेयर आ गए, कुछ पसंद नापसंद पे आ गए। मेरा तो सिर्फ एक सिंपल सवाल है सवेरा और हाफिज इमरान साहब, कि अगर आप सईम अशरफ और खुशदिल शाह को टीम में डाल रहे हैं तो टीम में शामिल करने की वजूहात बताएं। इरफान खान नियाजी या किसी और प्लेयर को आप ड्रॉप कर रहे हैं या उनको कंसीडर नहीं कर रहे हैं। सुफियान मुकीम जो रिसेंटली एक अच्छा हमें ऑप्शन नजर आ रहा था, तो हमें वजाहत तो आप दें कि ये सब क्यों करने जा रहे हैं। आप प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, आप मीडिया रिलीज के जरिए टीम अनाउंस कर रहे हैं। कल मेरी एक सिलेक्शन कमेटी के रुकन से बात हुई, आज मैंने उस पर एक स्टोरी भी दी। वो तो हल्फिया कह रहे हैं कि कोई मुदाखलत नहीं है, हमने जो बेहतर समझा वो टीम सेलेक्ट कर ली। मैंने कहा हमें भी आपकी नीयत पे शक नहीं है, आपने बिल्कुल एक बहुत अच्छी टीम सेलेक्ट की होगी। अल्लाह करे कि 9 मार्च को यही टीम चैंपियंस ट्रॉफी उठाए। लेकिन जो एक खदशात है, सवालात है या गॉसिप्स हैं, उनके जवाब तो देखें सिलेक्शन कमेटी को या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को देना पड़ेंगे। एक जरा सी बात पर जब मीडिया रिलीज आ जाता है तो फिर अगर इतनी बड़ी टीम अनाउंस हो गई जिसको हम 26 साल के बाद आईसीसी इवेंट होस्ट कर रहे हैं, तो फिर सवालात तो हैं जिनके जवाब जब तक आएंगे नहीं। मुख्तलिफ कहानियां, साजिशी मफरूजे, ये तो गर्दिश में रहेंगे। बिल्कुल सना, जिस तरह भट्टी साहब ने ये कहा है कि फिजल डाउन करने के लिए जितनी अफवाहें होती हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के किसी तो रिप्रेजेंटेटिव को सामने आना चाहिए। और ये कोई छोटा मोटा स्क्वाड तो नहीं था, चैंपियंस ट्रॉफी का स्क्वाड था। क्यों नहीं प्रॉपर प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, मीडिया को फेस किया गया, और जो लड़का इस स्क्वाड का हिस्सा है उसकी जस्टिफिकेशन क्या सिलेक्टर्स के पास नहीं? देखिए, जितने भी आईसीसी इवेंट हमने कवर किए हैं उससे पहले कोविड निकाल दी जाए, बल्कि कोविड में भी ऑनलाइन प्रेस कॉन्फ्रेंस टाइप का सीन चलता रहा, तो सब में प्रेस कॉन्फ्रेंसेस होती रही हैं। पर मुझे लगा कि शायद सिलेक्शन कमेटी को भी फील हुआ कि 1-2 नाम इस तरह से टीम में उन्होंने लिए हैं जिसके ऊपर क्वेश्चन बहुत होंगे। बट मुझे लगता है कि इसमें खैर डरने वाली बात नहीं, उनको श्योर है कि इस टीम के साथ हम कुछ बड़ा कर सकते हैं, तो इसलिए उनको शामिल किया है ना। बाकी भट्टी साहब ने एक बात की है, मेरी भी सिलेक्शन कमेटी में किसी बंदे से बात हुई, उन्होंने भी ये बात की कि पॉलिटिकल किसी की नहीं है टीम के अंदर, मतलब शामिल नहीं हुआ है। एक्चुअली में जो सिलेक्शन कमेटी की सोच थी वो ये थी कि हमें एक स्पिन ऑलराउंडर चाहिए, एक फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर चाहिए। एट द मोमेंट सिलेक्शन कमेटी के माइंड में ये है कि हम इंडिया और बांग्लादेश के सामने 3 स्पिनर नहीं डाल सकते। इसलिए अब आप ये क्वेश्चन मैं भी रेज करता हूं कि फिर हमारे पास फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर एक ही है, वो है फहीम अशरफ।
क्या सिर्फ वही है? फिर दूसरा क्वेश्चन हम बीइंग जर्नलिस्ट खुद भी अपने आप से करते हैं कि कोई और है, तो जवाब है कि बिल्कुल नहीं है। बट इसका मतलब ये नहीं था कि फहीम अशरफ आ जाते टीम के अंदर। मतलब वो ऑलराउंडर, मैं मतलब 10 की एवरेज है उनकी बैटिंग की, कोई 50 नहीं है, 34 उन्होंने मैचेस खेल रखे हुए हैं, कोई 50 नहीं है उनकी, तो वो ऑलराउंडर तो बिल्कुल भी नहीं है। 228 रन हैं, सॉरी 228 रन हैं, 10 की एवरेज से देख ली तो ही बढ़ेगी उनके। और दूसरा, इससे पहले जब वो 2023 में आए थे तब भी उनके ऊपर क्रिटिसाइज हुआ था कि वो कैसे टीम के अंदर आ गए। उन्होंने 2-3 मैचेस के लिए परफॉर्म नहीं किया, अदरवाइज वो वर्ल्ड कप स्क्वाड का हिस्सा होते हैं। एशिया कप का आए, लेकिन वो वर्ल्ड कप स्क्वाड का हिस्सा होते अगर वहां परफॉर्म करते। नहीं हुए तो टीम से कट लिए। मतलब वहां तो आपको एक स्केपगोट मिल गया था, आपने यू ब्लेम्ड इट ऑन बाबर, दोस्ती यारी बाबर ने सिलेक्ट करवा लिया। बट इस वक्त राइट नाउ वी नो हाउ स्ट्रॉन्ग दिस सिलेक्शन कमेटी इज एंड हाउ मच से द कैप्टन हैज और नॉट। तो अभी तो नहीं छुप सकते कप्तान के पीछे। देखिए, मुझे लगता है कि सिलेक्शन कमेटी में 1-2 चेहरे ऐसे हैं, वो भट्टी साहब को भी पता है, नाम थोड़ा सा वो पर्सनल हो जाएगा, जो बड़े सपोर्ट करते हैं फहीम अशरफ को। ठीक है, उनके साथ उनकी कुछ ज्यादा एफिलिएशन है ऑफ कोर्स, तो वो लेना चाह रहे थे, उनको फहीम को लाजमी के लेना है। आमिर जमाल के ऊपर सिलेक्शन कमेटी ये समझ रही है, अब ये आमिर जमाल ज्यादा बेहतर बता सकते हैं, उनको लगता है कि शायद ये फुली फिट नहीं है आमिर जमाल। और मुझे ज़्यादातर पे लगता है कि हमारी टीम मैनेजमेंट ने उनको यूज गलत किया। आप एक बंदा जो टेस्ट सीरीज के अंदर सबसे ज्यादा विकेट्स लेते हैं, आफ्टर पैट कमिंस 1 विकेट का फर्क है आमिर जमाल और पैट कमिंस का, 1 विकेट का, ठीक है। और इन्होंने रन भी किए थे, मैन ऑफ द सीरीज हो सकते थे अगर 1 विकेट इनको और मिल जाती तो। उसके बाद आप वनडे सीरीज खेलने जाते हैं, आपने एक मैच उनको नहीं दिया वहां पे, तो आपने खुद तोड़ा ना अपने। अगर आपको लगता है कि हमें आगे, आप आज सोच रहे हैं कि आपको यहाँ पे फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर चाहिए था, जाहिर है साल पहले सोचना है आपको, और आपको सोचना है भले वो फहीम अशरफ है या आमिर जमाल है। आपके लिए तो ब्लेसिंग इन डिस्गाइज था कि आपने ऑस्ट्रेलिया का टूर भी किया, आपने साउथ अफ्रीका का टूर भी किया, तो वहां पे फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर खिलाना चाहिए था ना आपको। अगर सिलेक्शन कमेटी यही है, टीम मैनेजमेंट यही है, तो सोच क्यों बदली वहां पे? जहां चाहिए वहां नहीं खिला रहे। सोच क्यों बदली भट्टी साहब? ये जो चेमगोइयां हो रही हैं, इसकी क्या वजह है कि जहादात खान और आमिर जमाल को नज़रअंदाज करके, जो कि आप उनको पहले खिला रहे थे, तो फहीम अशरफ को लेकर आए हैं, या चेमगोइयां इस वजह से हो रही हैं कि आपने सुफियान मुकीम को खिलाया ऑस्ट्रेलिया में, जिम्बाब्वे में, जनूबी अफ्रीका में, और आपने अचानक से उनको ड्रॉप कर दिया, या चेमगोइयां इस वजह से हो रही है कि इरफान खान न्याजी को आप मुसलसल खिला रहे थे, अचानक से आपको खुशदिशा नज़र आ रहा है और इस वजह से लोग बात करें कि कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है? देखिए, गड़बड़ तो मैं ये नहीं कह रहा कि उन्होंने बदनीयती की बुनियाद पर ये टीम सेट की है। मुझे किसी की नीयत पे ना मैं स्वीपिंग स्टेटमेंट दे सकता हूँ, ना मुझे शक है, लेकिन कुछ ऐसे सवालात हैं। उमर गुल के भतीजे, क्या नाम, अब्बास आफरीदी रिसेंटली सबसे इम्प्रूव फास्ट बॉलर थे, जिनके बारे में सब लोग कहते थे कि उनकी गेंदों में वेरिएशन भी है और वो अच्छी खासी स्पीड से बॉलिंग भी करते हैं, फील्डर भी अच्छे, 25-30 रन भी बना लेते हैं। अब्बास आफरीदी अचानक मंजर से गायब हो गए। मेरा सिर्फ ये सवाल है, आप रोजाना प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं चेयरमैन साहब, जिस दिन टीम अनाउंस हुई उससे 2 घंटे पहले भी उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा कि सिलेक्टर्स मेरी साइड पर बैठे हुए, मैं तो खैर टीवी पे उनको सुन रहा था, तो वो कह देते सिलेक्टर्स को कि भाई आप जाएं, जाके अपने आप को डिफेंड करें और बताएं कि आप ये क्या कर रहे हैं, ताकि 25 करोड़ अवाम जो पाकिस्तान टीम के साथ जिनकी बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशंस होती हैं, उनको जवाबात तो चाहिए। अब खुदा न खास्ता, अल्लाह ना करे कि ये फैसले बैकफायर हो जाए और पाकिस्तान टीम अच्छा ना करे, तो उसके बाद तो आपको पता है कि इस मुल्क में एक तूफान बर्पा हो जाएगा कि पाकिस्तान टीम जो अचानक जीत रही थी, वो अभी हम वेस्ट इंडीज से टेस्ट मैच हार गए, फिर खुदा न खास्ता चैंपियंस ट्रॉफी में अगर बुरा करेंगे, तो मेरे ख्याल में आकिब जावेद साहब चूंकि खुद भी हैं, वो मोहम्मद रिजवान के साथ बैठे। और एक बात मैं आपको बताऊं, जो मैंने सुना है, जो मुझे सिलेक्टर्स ने बताया कि मोहम्मद रिजवान की कंसल्टेशन थी, लेकिन उनके पास वोटिंग राइट नहीं है। इवन जो 11 सेलेक्ट होगी ट्रायंगुलर टूर्नामेंट और चैंपियंस ट्रॉफी में, मोहम्मद रिजवान के पास टीम सिलेक्शन का कोई इख्तियार नहीं होगा। सिलेक्टर्स जो है वो 11 खिलाड़ी सिलेक्ट करेंगे, 15 खिलाड़ी भी सिलेक्टर्स ने सिलेक्ट किए, और ये नहीं कहते हैं कि मुहसिन नकवी साहब 1% भी उनका इनपुट नहीं है इन 15 प्लेयर्स में। तो जब इतना कुछ है तो फिर आके मीडिया को फेस करें और बताएं।
बिल्कुल मीडिया को फेस करना चाहिए। भट्टी साहब, जिस तरह आपने कहा कि मोहम्मद रिजवान की सिर्फ कंसल्टेशन ली होगी, खुशदिल का नाम इसी वजह से आ रहा था बिकॉज वी हैव सीन द काइंड ऑफ ट्रस्ट दैट रिजवान शोज ऑन खुशदिल, और रिजवान के अंडर खुशदिल की परफॉर्मेंसेस बेहतर हमें दिखी हैं आती हुई। बट फहीम अशरफ एक पॉइंट ऑफ कंटेंशन जो कि पॉइंट ऑफ डिस्कशन बना हुआ है सबके लिए, अगर इतना ही था आप ठीक है इंटरनेशनल के उनके स्टैट सारे साइड पे रखकर डोमेस्टिक सब कहते हैं कि अच्छा जी डोमेस्टिक तो अच्छा कर रहा था ना, चैंपियंस कप या डोमेस्टिक की बात कर लें तो अच्छा खेला फहीम अशरफ। सो फिर ऑस्ट्रेलिया से पहले हुआ था ना ये सारा मुकाबला, क्यों नहीं ऑस्ट्रेलिया, जिम्बाब्वे, साउथ अफ्रीका की सीरीज में फहीम अशरफ पहले से देखे? ये जो अचानक की एंट्री होती है फिर उस पर इसीलिए सवालात उठते हैं कि शायद कहीं किसी और ने अचानक से प्रेशर डाला है। देखिए सवेरा, दो नाम ऐसे हैं, बल्कि एक नाम तो यकीनी तौर पर अंडर डिस्कशन है जिसकी फॉर्मर क्रिकेटर्स भी बात कर रहे हैं। जब आपके रेगुलर ओपनर साइम अयूब अनफिट हो गए तो मेरे ख्याल में इमाम उल हक को टीम में आना चाहिए था। उसके कायद-ए-आज़म ट्रॉफी में भी रन है, पास में पाकिस्तान के लिए वो वनडे इंटरनेशनल भी खेले हुए। फिर उवैस आजान 500-600 हो गए उनके, हाँ जी, तो उनको भी कंसीडर कर सकते थे। अच्छा चले, आपने दोनों को सिलेक्ट नहीं किया। टीम अनाउंसमेंट के कुछ देर बाद एक वीडियो पैगाम हमने और आपने सुना असद शफीक का। वो तो मेरे ख्याल में एक कॉमेडी ऑफ एरर था, जिसमें वो कह रहे हैं कि अभी ओपनर का फैसला नहीं हुआ, ओपनर का फैसला हम मैच से पहले करेंगे। जबकि मेरी इत्तला ये है कि ये तय हो चुका है कि फखर जमान और बाबर आजम जो है वो इनिंग्स ओपन करेंगे। जब फैसला हो चुका है तो फिर गलत बयानी करने से और मीडिया से छुपाने का कोई जवाब। भट्टी साहब, आपने अपनी ये इतला दुनिया भर के लोगों तक पहुंचा दी हुई है। जी जी जी, आपने स्टोरी की ये खबर बिल्कुल साउथ अफ्रीका में बैठ के कितनी देर डिस्कशन हुई, रिजवान, बाबर और आकिब जावेद साहब बैठे और कितनी बात हुई और कितना कन्विंस किया गया, ये तो अब मतलब ये खबर छुपती तो नहीं है ना। अगर इतना कुछ डिस्कशन हो गया, तय हो गया, तो मीडिया से क्यों छुपा रहे हैं कि हम न्यूजीलैंड की जगह हमने खेलना है 19 तारीख को, वो न्यूजीलैंड की टीम ही खेलेगी भाई, या उनकी प्लानिंग हमारी खबर से चेंज थोड़ी हो जाएगी। तो अगर आपने बाबर आजम पे फैसला कर लिया, अल्लाह करे बाबर आजम चैंपियंस ट्रॉफी के बेस्ट बैट्समैन बने, तो आप बताएं तो सही कि बाबर आजम जो है वो इनिंग्स ओपन करेंगे, छुपा क्यों रहे? ये जो असद शफीक का वीडियो बयान था सनाउल्लाह खान साहब, जैसे अभी आपने सुना माजिद भट्टी साहब, अब्दुल माजिद भट्टी साहब भी उस हवाले से फरमा रहे हैं, आपको लगता है कि ये क्लैरिटी नहीं है? हालांकि अगर सिलेक्शन कमेटी बहुत बाइख्तियार है, यहाँ तक कि वो 11 भी बनाएगी, तो आपको लगता है कि फिर ये क्लैरिटी भी होना ज़रूरी थी, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होना चाहिए थी, और ये वाले जो सवालात हैं वहाँ पर होने चाहिए थे, और ये जो सिलेक्शन है ये सब के सब जवाबात लोगों को पता होना चाहिए थे। और ये अगर हिकमत अमली थी 11 वाली और आप तय कर चुके हैं, तो फिर छुपा किससे रहें? क्या न्यूजीलैंड के खिलाफ सनाउल्लाह खान ने तो ओपन नहीं करना? हाफिज साहब, मुझे लगता है कि किसी भी चीज़ में क्लैरिटी ना होती तो एक डिफरेंट चीज़ थी, बट आपके 15 के स्क्वाड में अमूमन 3 ओपनर होते हैं, जहाँ पे एक है और उसी का आप जवाब ये दे रहे हैं कि हमें श्योर नहीं है कि दूसरा साथ में कौन होगा, तो वो एक डाउट क्रिएट करता है। हालांकि तय पा चुका हुआ है कि बाबर नहीं करना है, भट्टी साहब ने बिल्कुल जाहिर आज प्रैक्टिस में भी किया उन्होंने, आज बाबर ने प्रैक्टिस में भी, बाबर और फखर दोनों ने ओपन किया है, तो मतलब बाबर नहीं करना था। और दूसरा जो खुशदिल का आपने जिक्र किया, मुझे लगता है कि खुशदिल का आना सिर्फ साइम अयूब की इंजरी की वजह से, आपको लगेगा वो ओपनर है, ये लोअर मिड ऑर्डर में खेलते हैं, सिर्फ साइम सिर्फ ओपनर की यूटिलिटी नहीं देते, वो बॉलिंग की देते हैं, आपको ऐसा चाहिए था। अब आप क्या कर सकते थे? आपके पास एक ऑप्शन था कि आप ओपनर की जगह पे ओपनर डालें, बाबर वनडे नहीं खेलें, फिर प्रॉब्लम ये आता था कि बॉलिंग ओपनर वो कर नहीं पा रहा, आपका बॉलिंग ऑप्शन एग्जैक्टली। और इमाम का ये था कि इमाम अंडर डिस्कशन आया था, बट उनके थोड़े से डिसिप्लिन इश्यूज थे, इसलिए उनको टीम में सीरियस कंसिडरेशन में नहीं लेके आए। उनके 2-3 इश्यूज। अच्छा, 2-3 आसान होता है, ड्रेसिंग रूम का माहौल खराब करते हैं, डिसिप्लिन इशू, ये सबसे इजी मेरा ख्याल से आसान तरीन किसी 2 ही नाम जिक्र हुए थे, एक शान मसूद का, दूसरा इमाम का। इन 2 का जिक्र हुआ। शान का इसलिए हुआ कि इतने अरसे के बाद उनको क्यों लेके आना जब इतना टाइम वो खेले नहीं है। अच्छा, अभी रात में एक ये बात भी हो रही थी कि अगर वो डिसिप्लिनरी इश्यूज थे उनके, तो वो पाकिस्तान के टेस्ट स्क्वाड में कैसे आ गए? असल में उनका आखिरी इशू उसी में ही हुआ। फिर उनके बाद वाले निकाले गए, फिर उनके पहले वाले आपको मालूम है, पहले उनके नाम के ऊपर रेड मार्क था, क्रिकेट बोर्ड की तरफ से, सिलेक्शन कमेटी की तरफ से नहीं था, क्रिकेट बोर्ड की तरफ से था, बिकॉज ऑफ यू नो के लीकेज के खबरों की वो होती है, आई डोंट नो, मतलब क्रिकेट बोर्ड ये समझता है कि इमाम की वजह से, मतलब बोर्ड जराए ये बताते हैं, उनके नाम के ऊपर रेड मार्क था। वो जो एक रिपोर्ट उनके बारे में ये भी थी, जो मोहम्मद हफीज साहब ने के बारे में ये कहा जाता है कि वो भी जराए हैं, मतलब कि इनका स्ट्राइक रेट ठीक नहीं है टेस्ट मैच में।
देखिए टेस्ट मैच में स्ट्राइक रेट का ऐसा जितना बड़ा, पाकिस्तान 2-2 3-3 दिन में मैचेस खत्म हुए हैं। अभी भी आप देख लें, उससे पहले इंग्लैंड वाला भी देख लें, अब जो हम जीते हैं वो 2-2 3 दिन में खत्म हुए हैं। आई डोंट नो कि स्ट्राइक रेट को, अच्छा यहीं से ये रमीज राजा के टाइम पे शुरू हुआ था, अगर आपको याद है स्ट्राइक रेट। अच्छा भट्टी साहब, इसका मतलब ये है कि जैसे ये स्टोरीज हैं, ये पाकिस्तान में तमाम बड़े अखबार, टेलीविजन चैनल्स ने सवेरा इसको रिपोर्ट किया इमाम वाले वाक़े को, तो क्या इमाम को एक और बैड बॉय के तौर पर आप देख रहे हैं? जिस तरह से उनके बारे में बातें आ रही हैं, फिटनेस नहीं है, टीम मैच छोड़कर चले गए, ये बात नहीं मानते, गालिबन एक स्टोरी भी डाली अभी और फिर वो हटा ली। देखें, एक तो उन्होंने टीम अनाउंसमेंट के बाद, अब क्रिकेट बोर्ड के अब गवर्नेंस देख लेना, जब पाकिस्तान टीम अनाउंस हो रही है तो इमामुल हक भी क्रिटिसाइज कर रहे हैं और आमिर जमाल भी उसमें उंगलियां उठा रहे हैं। तो मेरे और आपका तो काम ही ये है, तो हम तो कोई गलत काम नहीं कर रहे। लेकिन जिस तरह माजी में हमने इमामुल हक के बारे में सुना कि उनको पाकिस्तान क्रिकेट टीम में सुना है कि फाख्ता का जो खिताब था वो भी दे दिया गया था कि वो शायद किसी की फाख्ता हैं, लेकिन अगर वाकई वो डिसिप्लिन तोड़ रहे हैं और मुखबरियां कर रहे हैं तो क्रिकेट बोर्ड को फ्रंट फुट पे आके बताना चाहिए कि फलां प्लेयर जो है वो इनडिसिप्लिन है। शोएब अख्तर तो उस जमाने में बदनाम हुए जब सोशल मीडिया नहीं था। आज तो आप किसी से कोई चीज छुपा नहीं सकते। मेरा ख्याल में अगर डिसिप्लिन तोड़ा है उसको बिल्कुल क्रिकेट बोर्ड ने ठीक टीम से निकाला है, लेकिन मीडिया को आप बता के अवेयर तो करें कि वाकई ये लड़का जो है ये डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी में मुलविस है। बिल्कुल भट्टी साहब, इफ यू रिमेंबर के अहमद शहजाद भी एक वक्त में जो है मैनेजमेंट ने यही उनके लिए क्लेम किया था कि जो खबरें बाहर निकालते हैं, और वो मैनेजमेंट का क्लेम था, सोर्सेज ने क्लेम किया था। ये तो ऑब्वियसली, मगर क्लैरिटी सना, क्लैरिटी की बात हो रही है, क्यों नहीं क्लैरिटी में एक लड़के को ड्रॉप कर रहे हैं, क्लैरिटी होनी चाहिए। आपने आमिर जमाल को एनओसी देकर आधी एनओसी पे बीपीएल से वापस बुलाया, एक लड़का तैयार है कि शायद मैं स्क्वाड में होऊंगा, एंड एकदम से नाम बदल जाता है। इससे बड़े टफ टाइम आया क्रिकेट बोर्ड पे, खासकर नकवी साहब के टाइम पीरियड में देखें तो वो खुद आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करते रहे, इवन के चैंपियंस ट्रॉफी का बड़ा इशू रहा, वो खुद आके बोलते रहे। तो इनके बारे में ये है कि मीडिया को आके कम से कम वो फेस करते हैं। और मैं, मेरे लिए बड़ा सरप्राइजिंग है कि सिलेक्शन कमेटी मतलब प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर रही और टीम अनाउंस कर दी है, और चैंपियंस ट्रॉफी के लिए, और चैंपियंस ट्रॉफी के लिए, आईसीसी के इवेंट के लिए। एग्जैक्टली, मुझे लगता है कि मैं कता कलामी की माफी, 2024 की अगर आप लोगों को प्रेस कॉन्फ्रेंस याद हो तो जो इतने सारे लाइन के सिलेक्टर बैठे हुए मजाक कर रहे थे उसमें, जी तो वो भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। बिल्कुल, वहाब, रज़ाक, मोहम्मद यूसुफ, फिर वो बिलाल आसिफ साहब, शायद बिलाल अफजल साहब भी। तो मतलब ये इनको कम से कम प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताना चाहिए था। जो क्वेश्चंस हमारे जर्नलिस्ट के माइंड में तो हमेशा रहते हैं, टीम जितनी मर्जी अच्छी हो हम फिर भी कहते हैं ये क्यों नहीं था, ये क्यों है, रहता है। हाँ। मगर इस बार ऐसा हुआ है कि आम जो क्रिकेट फैंस हैं उनके माइंड में है। मैं कल वो टिकट जब सेल कर रहे थे वहां पे गया हूं तो लोग यही क्वेश्चन कर रहे, जो अभी माजिद भट्टी साहब ने भी 2-3 क्रिकेटर्स का जिक्र किया, उन्हीं का ही हो रहा है कि ये कैसे टीम के अंदर आए। और आप देखिए ना, सऊद शकील का आप उठा के देखिए, वर्ल्ड कप खेले हैं, 2-3 मैचेस खेले और अच्छा खेला है उन्होंने, उनको ड्रॉप क्यों किया ये समझ नहीं आ रही। उनको ड्रॉप क्यों किया? ऑफ कोर्स उस वक्त ये सिलेक्शन कमेटी नहीं थी, बट उनको ड्रॉप क्यों किया? और अब अगर जिनको लिया है, फॉर एग्जांपल फहीम अशरफ को लिया है, उनकी परफॉर्मेंस कौन सी देखी गई है? बीपीएल की देखी गई है, तो फिर तो आपके ओपनर के ऑप्शन शाहीन अफरीदी भी हो सकते हैं। मतलब बीपीएल में तो वो एज ए बैट्समैन भी अच्छा खेले हैं। अगर आपने सिर्फ बीपीएल के ऊपर उनको लिया फहीम अशरफ को, तो अदरवाइज इस बीच में कहीं पर भी उन्होंने अच्छा परफॉर्म किया नहीं है। तो पॉइंट ये है कि अगर आमिर जमाल 100% फिट नहीं है या आपको लगता है अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे, तो फिर क्या फहीम अशरफ अच्छा परफॉर्म करते आ रहे हैं? वो भी नहीं करते। बाकी जहांदाद का मुझे लगता है कि अच्छे बॉलर हैं, बैटिंग भी अच्छी करते हैं, बट मुझे लगता है कि वो प्रॉब्लम यही है कि आपको जो 2-3 चेहरे नजर आ रहे थे, आपने उनको ट्राई आउट क्यों नहीं किया और उस जगह पे क्यों नहीं किया जहां पे वो बनते भी थे, लाइक फास्ट ट्रैक के ऊपर। अगर वो T20 के लिए मुनासिब दिखाई देते हैं तो ये जो खिलाए हैं ये कौन से टेस्ट मैच में परफॉर्म करके आ रहे हैं? ये भी तो बीपीएल की परफॉर्मेंस के ऊपर आ रहे हैं, ये भी T20 परफॉर्मर्स हैं, इनकी भी तो T20 परफॉर्मेंस के ऊपर उनको लिया जा रहा है ना। बिल्कुल ऐसे ही है। मुझे याद है इंजमामुल हक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, मैंने उनसे सवाल पूछा, ये वर्ल्ड कप 2023 की बात है, मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा कि इंडिया के पास कुलदीप यादव है, चाइनामैन स्पिनर, आपके हमारे यहाँ नहीं है। तो उन्होंने मजाक में आगे से जवाब दिया, तो बहुत से लोगों ने बाद में मजाक भी समझा, बट उसके बाद हमारे पास 2-3 चाइनामैन स्पिनर है। उन्हें बोला मैं अब बतौर पाकिस्तान के चीफ सेलेक्टर मैं कुलदीप यादव को सिलेक्ट तो नहीं कर सकता। हालांकि मेरा ये कहने का मतलब था भाई आप सिलेक्शन कमेटी तो आप ढूंढिए, अगर पाकिस्तान के पास नहीं है ऐसा। उस वक्त सबको लगा कि हमारे पास है ही नहीं है, बाद में आपको सुफियान मुकीम भी मिला।
ठीक है, बाद में आपको मुल्तान सुल्तान वाली तो यहाँ पर एक बांग्लादेश वाले टेस्ट पर ये भी कहा हमारे पास स्पिनर्स नहीं है, स्पिनर्स भी आगे, उसके बाद आपके पास स्पिनर्स वैसे हाँ ओवर द पीरियड ऑफ टाइम वाकई हमने ये जो नैरेटिव हम सुनते रहे हैं टैलेंट नहीं है, रमीज राजा साहब ने कई दफा कहा कि कौन आपके पास जो है मेसी रोनाल्डो बैठे हुए हैं और कहाँ टैलेंट है, डोमेस्टिक में कोई आपके पास टैलेंट नहीं है। इवेंचुअली टैलेंट क्या देखना बंद हो गया था उस टाइम फ्रेम में, लोग देखना ही नहीं चाह रहे थे टैलेंट को, बट टैलेंट देन एंड देयर था। एंड जहां सऊद शकील की बात की सना ने, सऊद शकील हमारे शो पे आए उस दौरान जिस वक्त ऑस्ट्रेलिया, जिम्बाब्वे और साउथ अफ्रीका की सीरीज, एंड ही सेड मुझे पता ही नहीं है कि मैं मिक्स में क्यों नहीं। सवेरा इंतहाई अदब के साथ हमारे वो क्रिकेटर्स और उनमें रमीज राजा भी शामिल हैं जो अक्सर पाकिस्तान में टैलेंट की बात करते हैं, और जब हम कोई इस तरह की बात करते हैं ना तो वो फिर कहते हैं कि ये एजेंडा पे सहाफत भट्टी साहब ऐसा ना हो कि वो इस वक्त कहीं सुन रहे हो और टीवी तोड़ दें। नहीं, टीवी नहीं तोड़ेंगे, टीवी नहीं तोड़ेंगे, नुकसान हो जाएगा उनको। आजकल आपको पता है लाखों रुपए में टीवी आता है, तो मेरा ख्याल में अगर हमारे मुल्क में टैलेंट नहीं होता, हम साउथ अफ्रीका को इन साउथ अफ्रीका 3-0 जो हमने वनडे सीरीज जीती, आखिरी मैच में सुफियान मुकीम ने जिस तरह पहले स्पेल में मार खाने के बाद कमबैक किया और बॉलिंग की, तो ये हमारा टैलेंट तो था। हमने ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में हराया, जहां कामरान गुलाम ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स के मुंह के करीब जाके खड़ा हुआ स्लेजिंग कर रहा है। हमने तो ऑस्ट्रेलिया की स्लेजिंग देखी थी। तो मतलब हमारी टीम में टैलेंट तो है, लेकिन मसला है कि जब तक आप यंगस्टर्स को कॉन्फिडेंस नहीं देंगे। मैं और सनाउल्लाह 2015 में जब ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में वर्ल्ड कप कवर कर रहे थे, तो हर आदमी कह रहा था कि सरफराज को खिला दें, कभी यूनुस खान विकेट कीपिंग कर रहे थे, कभी उमर अकमल विकेट कीपिंग कर रहे थे। फाइनली जब सरफराज अहमद खेले तो आप देखें कि सरफराज अहमद ने पहले ही मैच में अगेंस्ट साउथ अफ्रीका ऑकलैंड में 6 कैचेस दिए, 49 रन बनाया, फिर अगले मैच में आयरलैंड के खिलाफ उन्होंने सेंचुरी बनाई। तो मतलब अगर टीम मैनेजमेंट कॉन्फिडेंस प्लेयर्स को देगी तो फिर प्लेयर्स भी करके देंगे, लेकिन हमारे यहाँ तो प्लेयर्स को भट्टी साहब कॉन्फिडेंस देना बहुत जरूरी है। वक्त एक ब्रेक का हुआ है, सामी की माजरत, ब्रेक पर जा रहे हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो कॉन्वर्सेशन को यहीं से कंटिन्यू करेंगे। And welcome back to जोर का जोड़ in conversation with अब्दुल माजिद भट्टी एंड सनाउल्लाह खान। और डिस्कशन हमारी जो है वो ऑब्वियसली चैंपियंस ट्रॉफी के इर्द गिर्द जो सारी चीज़ें हो रही हैं, ट्राई नेशन के हवाले से जो चीज़ें हो रही हैं उस पर बात हो रही है। आज प्रैक्टिस सेशन, सना आप भी वहाँ पे मौजूद थे, क्या क्या ऑब्जर्व किया आपने उस प्रैक्टिस सेशन में? डिड यू फाइंड एनीथिंग डिफरेंट? सर मैं ना एक भट्टी साहब ने जो बात की उनके साथ एक छोटी सी लाइन जोड़ना चाहता हूँ। इन्होंने जिक्र किया सरफराज का, उन्होंने 50 की फिर 100 किया। आपको पता है उस दिन सरफराज का मुकाबला उन टीमों से नहीं था जिनके साथ वो खेल रहे थे। उनका मुकाबला उस दिन अपने बॉस के साथ था, अपने कोच के साथ, अपने कोच के साथ था। और हमारे यहाँ सबसे बड़ा प्रॉब्लम भी यही होता है कि टीम मैनेजमेंट में एनवायरनमेंट थोड़ा इस तरह से बना दिया जाता है, जो कई बार क्रिकेटर्स ने मीडिया में आके भी कहा। तो हमें लगता है कि हमारे क्रिकेटर्स अच्छा नहीं है, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि एनवायरनमेंट भी कैसा हो रहा होता है उनके सामने। अगरचे अब आकिब के ऊपर, आकिब के आने के बाद एनवायरनमेंट बहुत अच्छा हुआ है, ये एक अलग बात है। सॉरी, आप क्या कह रहे थे? मैं कह रही हूँ सबसे बड़ी आयरनी पाकिस्तान क्रिकेट में ये है कि आप इंटरनली पहले लड़ लें, सबसे पहले इंटरनली कर लें, फिर किसी से कम्पीट करेंगे। एग्जैक्टली ऐसा ही है। तो बाकी इसका मतलब है कि पाकिस्तान के खिलाड़ी ज्यादा ज़हनी तौर पर मजबूत होंगे, क्योंकि वो हर जगह पर उन्होंने मुकाबले करना होता है। हाफिज साहब है तो इंसान ही ना, अब आपको अपने बॉस के साथ भी लड़ना है, बाद में आपको अपने कॉम्पिटिटर के साथ मुकाबला भी करना है, तो आप 2 महाज खोल लिए ना अपने। और ज़हनी तौर पर आप एक आपको होता है शेर बना के भेजा जाना, एक आपको होता है बड़ा बोल रहे हैं जा बैटिंग करना, करके तो दिखाओ जरा क्या करोगे। ये फिर क्या होता है? फिर साथ में कहना है कि जरा किस्मत साथ दे तो है, जो कि उस दिन सरफराज की किस्मत साथ दी। बिल्कुल तेज खेली जरा, लेकिन आउट ना हो जाए, वो होता है। बाकी सवेरा आज ट्रेनिंग सेशन फर्स्ट था पाकिस्तान टीम का, और एक लाहौर के क्लब के अंदर किया उन्होंने, और आई गेस के 2 को भी होगा, और इन्होंने आपने जिक्र किया कि 6 से आई गेस के शायद 6 को भी वहीं पर ही हो, क्योंकि जो आपने स्क्रीनिंग का जिक्र किया ना कि पूरी सिक्योरिटी एजेंसी है, वो शायद 6 को होगा, क्योंकि डेडलाइन जो
आउटसाइड फिनिशिंग की है वो 5 की है, और आज मैंने जाके देखा था काफी चीजें चेंज हो चुकी थी। आई होप के बाकी धोना वाला काम स्टेडियम के अंदर वाला हो चुका है। वो पाइप लेके लोग घूम रहे थे, वो अंदर वाला सब क्लियर है, बाहर वाला चल रहा है थोड़ा सा, वो भी फिनिशिंग है। और 7th को इनॉग्रेशन है, 7th को इनॉग्रेशन है, 5 प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान सब कुछ यहाँ बाहर जो लगा हुआ है सब खत्म करना पड़ेगा। 5 की रात तक समझ लीजिए, 6 को आके एजेंसीज ने सब स्क्रीनिंग करनी, और 7th को टीमों का प्रैक्टिस भी 6 को भी हो सकता है शाम को करें, अदरवाइज 7 को तो वो करेंगे। और आज ये हुआ कि आज मैच सिनेरियो ट्रेनिंग की है जिसमें ओपनर थे फखर जमान और बाबर आजम, अटैक किया बड़ा छुपा के रखा हुआ था सबने कि कौन ओपनर होगा। असद शफीक ने ये छुप सकता था। आई डोंट नो कि उन्होंने ऐसा क्यों कहा, मेरी समझ में नहीं आ रहा कि क्यों कहा, ऐसा क्यों कहा। ये कोई प्लानिंग का हिस्सा था कि हाजे नहीं दसना कि कौन है, दूसरी टीमें पता ना कर लें, जबकि आप ट्राई नेशनल सीरीज पहले खेल रहे हैं। ठीक है भट्टी साहब, जैसे अभी सरफराज का जिक्र किया, आप ब्रेक पर जाने से पहले तो सनाउल्लाह खान साहब ने उसका एक हवाला भी दिया कि हमारे खिलाड़ियों वाला ये भी रहता है कि हमने मुखालिफ टीम का तो मुकाबला करना ही करना है, अपने अंदरूनी तौर पर जो मसाइल होती हैं उनका भी सामना करना है, और उन मसाइल में रहते हुए ही फिर पाकिस्तान के लिए मैचेस भी जीतने हैं। तो ये जो हमारा कोचिंग स्टाफ या मैनेजमेंट है या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के आला अफसरान हैं, अरबाब इख्तियार हैं, इनका क्या मसला है? क्या ये अभी तक भी प्लेयर्स मैनेजमेंट में ये उतने ज़्यादा अहल नहीं है? देखें हाफिज साहब, आप तो माशाल्लाह अक्सर शेर व शायरी करते रहते हैं, हमें शेर सुनने का शौक जरूर है, लेकिन ज़ाहिर है आप जितनी हमारे में सलाहियत नहीं है। लेकिन भट्टी साहब आप बड़े हैं, जो मैं बार बार मुख्तलिफ शोज में बताता हूँ मिर्जा गालिब का, तो मिर्जा गालिब ने, वो हमारे उस्ताद सैयद मोहम्मद सूफी कहते थे कि शायद पाकिस्तान क्रिकेट के लिए मिर्जा गालिब ने कई सौ साल पहले कहा कि होता है शबो रोज तमाशा मेरे आगे। तो ये तमाशा देखिए, मोहसिन नकवी साहब जिस तरह उनकी गवर्नेंस है, उन्होंने देखते ही देखते स्टेडियम्स खड़े कर दिए। क्या ही अच्छा हो कि एक दो हैवी वेट्स को, जिनकी बहुत ज्यादा सियासी बैकिंग है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के हेडक्वार्टर से अगर निकाल के जान छुड़ा लें, तो ये जो हमारे लिए मुख्तलिफ मसाइल पैदा होते हैं, या हमारा जो तमक्कर उड़ता है दुनिया भर में, वो ना उड़े। मेरे ख्याल में आज के दौर में अगर आप अपने बच्चे के साथ भी थोड़ी सी, भट्टी साहब ये जो हैवी वेट्स का आपने जिक्र किया, ये खिलाड़ी हैं या इंतजामी ओहदों पर? नहीं, मैं पीसीबी के अफसरान और कुछ टीम मैनेजमेंट के लोग, अच्छा, देखिए उनको समझाना पड़ेगा ना कि भाई अब वो दौर नहीं है। आज हम खड़े हैं 2025 के फरवरी में, तो अब बहुत ज्यादा दुनिया एडवांस हो गई है। अगर आप कोई उल्टा सीधा भंड मारेंगे, कोई बेपर्सी उड़ा देंगे मीडिया पे, जिस शफीक का उस दिन बयान रिलीज हुआ, तो उससे फिर बहुत ज्यादा क्या सराहियां तो गर्दिश करेंगी। अच्छा भट्टी साहब, एक और सवाल है सवेरा, ये जो आपने 2-3 लोगों का जिक्र किया है, अब देखें जैसे आपने कहा कि गवर्नेंस का मामला है, अब जैसे मीडिया डिपार्टमेंट है उसको आप देख लें, एक रफ़ीउल्लाह साहब हैं, एक आमिर मीर साहब हैं, और एक वो साहब हैं जिनका नाम समीउल हसन बरनी है, वो आईसीसी के मीडिया डिपार्टमेंट के कम्युनिकेशंस के हेड रहे, फिर पाकिस्तान में भी वो गुज़िश्ता कई बरसों से हैं। तो आपको लगता है इन दोनों की एक समी की मौजूदगी में किसी और बंदे का उस काम में ज़रूरत है, या फिर उनको साइडलाइन किया गया? जो कि क्रिकेट के हलकों में ये बातें भी चलती रहती हैं, यार एक प्रोफेशनल बंदा उसको साइड पे कर दिया, ये 2 बंदे साथ में लगा दिए। मुझसे पूछे? जी भट्टी साहब, देखिए आप शरारत से बाज आते नहीं है। आप चाहते हैं कि हमारी जो 25-30 साल की दोस्तियां हैं वो खत्म हो जाए। देखिए ये भी देखिए, यहाँ भी गवर्नेंस का इशू है। जब समीउल हसन को चेयरमैन साहब ने बुला लिया, काम करवा रहे हैं, वो आईसीसी में बेतहाशा वर्ल्ड कप, चैंपियंस ट्रॉफी, T20 वर्ल्ड कप सब सुपरवाइज कर चुके हैं। अब ये पैरेलल अगर सिस्टम लाएंगे, लेकिन मेरा ख्याल में मीडिया डिपार्टमेंट में भी कोताहियां होंगी, लेकिन जो असल कोताहियां हैं वो पीसीबी के इंटरनेशनल क्रिकेट डिपार्टमेंट, जो इंटरनेशनल ऑपरेशंस डिपार्टमेंट है, वहां पर बहुत सारे मसाइल हैं। बहुत हमने सुना कि उस्मान वाला जो हैं वो घर चले जाएंगे, उनका पीएसएल में ट्रांसफर होगा। अगर उस्मान वाला को मोहसिन नकवी साहब नहीं हटा सकते, तो मेरे ख्याल में फिर कोई भी नहीं हटा सकता। तो लिहाजा पीसीबी हेडक्वार्टर से जो गलत जो इंफॉर्मेशन मीडिया डिपार्टमेंट को दी जाती है, या मीडिया डिपार्टमेंट फिर आगे बढ़ाता है, तो ये भी एक अच्छा तासुर नहीं जा रहा। जब हम इतना बड़ा इवेंट करवाने जा रहे हैं, तो हमारी फिर जो गवर्नेंस है वो भी इंटरनेशनल मयार की होनी चाहिए। जब हम इतने बड़े बड़े
ग्राउंड खड़े कर दिए हमने 100 दिन के अंदर, तो हमारा फिर जो अमल है, जो हमारे फैसले हैं, वो भी इतने अच्छे होने चाहिए। तो मेरे ख्याल में मौसम नकवी साहब को इस बारे में सोचना पड़ेगा। वो खुद मीडिया के आदमी है, उनको बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन जब तक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में इस तरह के गलत बयानी होगी, मसाइल पैदा होंगे, गलत इंफॉर्मेशन फीड की जाएगी कुछ लोगों को। देखिए, मैं इसके भी खिलाफ हूँ। समी मेरा दोस्त है, मेरे बचपन का दोस्त है, लेकिन मैं जब पिछले दिनों कुछ लोगों को स्टेडियम में आने से रोका गया था, मैंने उस वक्त भी उसकी मुखालफत की थी। मैंने कहा नहीं, सहाफी हमारे दोस्त है, अगर आपको किसी का अंदाज पसंद नहीं है तो उसके लिए कोई और आप सजा तजवीज़ करें, लेकिन किसी को आप स्टेडियम में आने से ना रोकें। लेकिन ये जो मिसालें हमारे मुल्क में कायम हो रही है, इससे गलत तासुर जा रहा है। मेरे ख्याल में ऐसा नहीं होना चाहिए। बिल्कुल, और जिस तरह जो पीसीबी की हम भर्तियों की बात कर ही रहे हैं, तो फिर क्यों ना डाउट हो कि टीम में इन्फ्लुएंस नहीं हुआ, कोई बाहर से कई नॉन क्रिकेटिंग इन्फ्लुएंस नहीं हुआ। बट सना, कमिंग बैक टू दैट प्रैक्टिस जो कि हुई, सुनने में ये भी आया कि फ़खर जमान जब आउट हुए तो उसके बाद फ़खर को कोने पे नेट्स पे ले जाया गया और लगातार फ़खर के साथ इंडिविजुअली काम हुआ। शाहिद असलम साहब, काफ़ी लोगों ने किया। जो बैटिंग कोच शाहिद असलम साहब हैं, उन्होंने साउथ शकील क्यों आप ये कहते हुए मतलब मैं पूरा बता दूं ना, आपने कोच का जिक्र किया, बैटिंग कोच का नहीं किया। मैंने इसलिए बोला कि बैटिंग कोच इन्वर्टेड कोमा उन्होंने किया। साउथ शकील के साथ भी किया, फ़खर जमान के साथ भी किया। और फ़खर जमान ने जो क्लब के सलमान बट साहब वाला जो क्लब है, उधर जो नेट बॉलर उनके सामने भी लंबी बारी ली। उसके बाद फिर वो मैच में बारी, मतलब जो मैच सिनेरियो तो उधर जाके फिर उन्होंने बारी ली है। बाई चांस बाबर और फ़खर दोनों 2 बार आउट हुए उसमें, बट फ़खर अच्छे टच में भी है। बाबर भी पहले में तो खैर पहली ओवर में आउट हो गए, शाहीन अफरीदी ने LBW किया, बाद में आके थोड़ा बेहतर खेले, फिर वो आउट हुए। बट ये मैच सिनेरियो है, जाहिर है क्रिएट किया जाता है कि आप 2 बल्लेबाज भेजते हैं, 2 बॉलर को डिफेंड के लिए भेजते हैं, जो भी मन में टारगेट दिया होगा उनको वो किया। बट आज मतलब हम सोचते हैं ना, वुमेन ट्रेनिंग सेशन शुरू होता है, बैटिंग बॉलिंग चलता है, ये मैच सिनेरियो भी होता है, बट पहले दिन नहीं होता। इस बार पहले दिन रखा, शायद टाइम ही पीछे कम है क्योंकि टेस्ट के बाद हम आए हैं, खैर वनडे सीरीज भी खेल के फास्ट ट्रैक कर दिया एक तरह से। तो पीछे सोच है हमारी कि हमने मैच सिनेरियो देते हैं और ट्राई आउट भी करते हैं। दूसरा ये कि बाबर और फ़खर को चले थोड़ा सा मिल जाएगा कि वो दोनों ओपनर कर रहे हैं और दोनों की थोड़ी सी वो। सऊद और कामरान बड़े स्टेबल लगे। कामरान गुलाम मुझे अच्छा नजर आया, खासकर हारिस रऊफ के सामने वो खेले, बहुत अच्छा खेले। सऊद ने भी अच्छी बैटिंग की आज, खासकर नसीम शाह को मैं इन्हें बता रहा था कि बैटिंग कोच उनको शॉर्ट पिच की ट्रेनिंग कर रहे थे। जब वो बैटिंग में आए तो पहले ओवर में उनको शॉर्ट पिच मिल गई, नसीम शाह ने दी, और ट्रेनिंग में भी वो जो है स्लो की ट्रेनिंग कर रहे थे। जब मैच में मिला उन्होंने छक्का लगाया, बहुत ज़बरदस्त, काफ़ी दूर फेंका था वो साउथ शकील ने। अच्छे टच में थे, बट आई गेस कि शायद प्लेइंग 11 इस तरह से नहीं होगी, ओपनर शायद यही हो, बट क्योंकि रिजवान फील्डिंग साइड पे थे इसलिए चौथे नंबर के ऊपर साउथ शकील बैटिंग पे आए। बट जब रिजवान ऑफ कोर्स कैप्टन है तो चौथे पे ही आएंगे रिजवान। तो अपनी वैसे भट्टी साहब, ये वाकई ये बार बार हम वक्तन फवक्तन देखते रहे हैं। कभी मोहम्मद हफीज ने बाबर को ये कन्वेंस किया कि आप ओपनिंग छोड़ दें और नीचे आ जाएं, बट रिजवान कहते हैं मैं अपनी जगह, जब वो प्लेयर थे तब भी वो कहते थे हाँ जी 5वें पे खिला रहे हैं पर चौथे पे मैं अच्छा खेलता हूँ। अब तो वो कप्तान है, तो आपको सऊद तो चौथे नंबर पे खेलते हुए नहीं देखेंगे। जी मुझसे पूछिए। जी भट्टी साहब जी। नहीं, मैं आपके सवाल का जवाब देता हूँ, लेकिन मेरा भी आप तीनों से एक सवाल है, वो मैं आपका जवाब दे दूं, फिर मैं सवाल पूछता हूँ। हाँ। देखिए, सऊद शकील मुझे या तो 1 डाउन पे नजर आ रहे हैं, या वो 2 डाउन पे नजर आ रहे हैं, क्योंकि कोयटा ग्लैडिएटर्स ने जो उनको कप्तान बनाया, मेरी उस दिन नजीम मोहम्मद साहब से बात हो रही थी, वो कह रहे थे हम उनसे ओपन करवाएंगे। तो ठीक है, सऊद शकील का जो जिस तरह सनाउल्लाह बता रहे हैं, शॉर्ट पिच का जो इशू था, अगर कोचेज उसको दूर करवा दें उस खामी को। लेकिन मेरा ये सवाल था कि अभी जब ऑस्ट्रेलिया गई थी पाकिस्तान की टीम टेस्ट मैच खेलने, और हमने इंग्लैंड से एक बैटिंग कोच बुलवाया था जब मोहम्मद हफीज हमारे डायरेक्टर क्रिकेट बने थे, तो उन्होंने अपनी रिपोर्ट में कहा था कि बाबर आजम को जो बताया जाता है, बाबर आजम हमारी बात, कोचेस की बात सुनने को तैयार नहीं होते। तो मेरा आप तीनों से ये सवाल है कि क्या बाबर आजम शाहिद असलम की बात को सुनकर उस पर अमल करने के लिए तैयार होंगे? देखिए, जिनका जिस टाइम का जिक्र कर रहे हैं ना भट्टी साहब, एक्चुअल में वो बाबर आजम की पोजीशन के ऊपर डिस्कशन थी, उसमें बहुत ज़्यादा हफीज के टाइम पे भी यही रहा, और बाबर थोड़े से रिलेक्टेंट थे अपनी पोजीशन को छोड़ने में। अगरचे न्यूजीलैंड टूर वो मैंने कवर किया था, वो अपनी पोजीशन पे नहीं खेले थे, मगर नीचे खेले 1 डाउन में,
और उन्होंने अच्छे रन किए थे। उसमें पाकिस्तान वो सीरीज हारा था, मगर बाबर आजम ने लगातार 50 से एग्जैक्टली अच्छी बैटिंग की थी। और मुझे लगता है कि उनका अगर स्टैट निकाल के देखें तो नंबर पोजीशन पे T20 की बात करें तो उनका बेहतर है एज कम्पेयर टू T20 और एज कम्पेयर टू ओपनर, वो ज्यादा बेहतर खेले थे। तो पोजीशन की बात है। बाकी जहां तक रिजवान का आप जिक्र कर रहे हैं ना कि चौथी पोजीशन को लाजमी खेलना, मुझे भी लगता है कि कीपर खासकर रिजवान जिनको थोड़ा रहता है फटीग भी एलिमेंट नजर आता है T20 में, वो क्रैम्प्स पड़ते हैं, तो कीपर जो 50 ओवर पहले फील्डिंग करेगा, आल्दो के कामर अकमल भी ओपन करते रहे, गिलक्रिस्ट हैं, बहुत ऐसे हैं, बट फिर भी एक कीपर 50 ओवर फील्डिंग करने के बाद डायरेक्टली अगर ओपन में आएगा तो शायद थोड़ा सा वो होता है। तो मुझे लगता है कीपर की चौथे पांचवें नंबर पे ही सही बनती है पोजीशन। तो ये तो शायद भट्टी साहब, वैसे आपने जो सवाल पूछा ना, वो बाबर आजम थे इंग्लैंड की सीरीज के खिलाफ से पहले वाले बाबर आजम और ये अभी वाले बाबर आजम है। मेरे ख्याल से बड़ा फर्क आ गया मैनेजमेंट के स्ट्रेंथन होने का, क्योंकि हम पास्ट में यही कंप्लेन करते रहे कि ये प्लेयर पावर है जो कि शायद कहीं ना कहीं पाकिस्तान टीम को वर्ल्ड कप 2023 जिसने कॉस्ट किया, एशिया कप कॉस्ट किया और 2024 वर्ल्ड कप कॉस्ट किया। तो अब ज़रा हालात आपको मुझसे ज़्यादा बेहतर पता होगा कि तब्दील हैं। जी भट्टी साहब। पाकिस्तान टीम के साथ इतना फ्रीक्वेंट ट्रैवल नहीं किया, सनाउल्लाह ज्यादा ट्रैवल कर रहे थे, लेकिन जो मुझे इंफॉर्मेशन सवेरा और हाफिज इमरान साहब मिली है कि अब शायद प्लेयर पावर रही नहीं इस टीम में। प्लेयर पावर को क्रश कर, पीसीबी क्लेम करता है, टीम मैनेजमेंट क्लेम करती है कि प्लेयर पावर को क्रश कर दिया गया है, लिहाजा अब जो टीम मैनेजमेंट चाहती है वो फैसले हो रहे हैं और वो फैसलों पर इम्प्लीमेंट भी करवाया जा रहा है। सनाउल्लाह और हाफिज इमरान साहब और सवेरा, आप चूंकि जो पाकिस्तान क्रिकेट की मुस्तकबिल के जिस शहर में फैसले होते हैं वहां बैठे हुए और बल्कि थोड़ी दूर ही बैठे हुए, तो आप ज्यादा बेहतर इस पे कमेंट। साहब, आप तो पुराने वक्तों से कहते हैं फिरोजपुर रोड की सियासत, कदाफी स्टेडियम लेकिन आप जितने दूर बैठे हो आपको खबर मिल जाती है भट्टी साहब। हाफिज साहब, फिरोजपुर रोड पे तो मैंने देखा वो कचरा भी काफी पड़ा हुआ है ना। लेकिन सवेरा मैं एक चीज करूं, माजिद भट्टी साहब के साथ मैंने बहुत टूर किए, जाहिर है हमारी एज जितना इनका एक्सपीरियंस है, मुझे एक चीज इनकी बहुत अच्छी लगती है, बड़े हम्बल हैं। मतलब हम सबसे सीनियर है और हम सबसे ज्यादा इनकी जड़ें भी हैं मजबूत, फिर भी हम पे कह रहे हैं कि आप लोगों को ज्यादा पता होगा। नहीं, मैं तो सना, आई ओ माय career and my brought up in this career to him because भट्टी साहब एंड वहीद खान, आई स्टार्टेड ऑफ विद बोथ ऑफ देम, और ये लोग इतने सीनियर्स और जिस तरह इन लोगों ने मुझे सपोर्ट किया और सिखाया, तो ये तो मैं ऑन ईयर कई दफ़ा ये बात कर चुकी हूँ कि शायद मैंने कुछ अगर सीखा इस फील्ड में तो वो आप लोग की वजह से सीखा है। जी भट्टी साहब, इसमें आपका भी थोड़ा अमल दखल था कि आपने सीखने की कोशिश की। सनाउल्लाह बहुत ही हमारे नौजवान और वो जो शाइनिंग स्टार है हमारे पाकिस्तानी जर्नलिज्म के, हाफिज इमरान साहब टेलीविजन की एंकरिंग में जो हमारे उभरते हुए सितारे उनमें से एक है। लेकिन मसला वही है कि हमारे बहुत सारे नौजवान, कल मैं दुबई में किसी के साथ एक पॉडकास्ट कर रहा था, दुबई के कोई यूट्यूबर से, उन्होंने यही सवाल किया कि आप लोग इतने सीनियर होते हुए इतने हम्बल है और आज के जो नौजवान हैं उनकी तो गर्दन में से सरिया नहीं जाता। तो मसला वही है कि भाई अगर वही फलदार दरख्त अच्छा होता है जो झुकना जानता है, तो आप लोगों का इसमें अपना भी बहुत रोल है। आप लोगों ने मेहनत की माशाल्लाह, तीनों अपनी अपनी जगह पे। सनाउल्लाह पहले एक मेन स्ट्रीम चैनल में थे, आज इनका यूट्यूब चैनल हर कोई उनका जिक्र करता है। इसी तरह हाफिज इमरान साहब हमारे साथ अखबारात में रहे, फिर आज देखें आज समा टीवी पे बैठे हुए। सवेरा इनकी फैमिली तो सारी टेलीविजन से ताल्लुक रखती थी, लेकिन सवेरा ने खुद सीखने के लिए बहुत जतन किए। जब इनको कोई बात समझ नहीं आती थी, वही खान से इनको डांट भी बहुत पड़ी, लेकिन आज आप देखें माशाल्लाह सवेरा पाशा का एक नाम है। अच्छा भट्टी साहब, ये अखबारात का आपने जिक्र किया, जैसे आपने किया यूट्यूब, आप कहीं पॉडकास्ट पे थे, आपसे सवाल हुआ, आपका क्या नुक्ता नज़र है कि आज भी आप समझते हैं, ठीक है अखबारात की जो कारी हैं उसके काराइन की तादाद कम हो गई, लेकिन आपको आज भी टेलीविज़न पर ख़बर ब्रेक करते हुए और अखबार में ख़बर देते हुए जिसका आप अगले दिन इंतज़ार करते हैं, फीडबैक के ज़रिए फीडबैक का बताइए और अपनी दिलचस्पी बताएं। देखिए, मेरा तो हाफिज साहब आज भी कोशिश होती है कि पहले खबर अखबार में ब्रेक हो जाए। उसके जब बाबर आजम की खबर थी, हाँ। तो मैंने पहले कोशिश की कि अखबार में दे दूं, ताकि क्योंकि आजकल आपको पता है कॉपी पेस्ट का जमाना है, हाँ। तो वो एथिक्स तो रह नहीं गए। लेकिन मेरा टेलीविजन का एक अपना चार्म है, हमें जो
नाम मिला, थोड़ी बहुत जो हमें शोहरत मिली वो टेलीविजन की वजह से मिली, फिर डिजिटल मीडिया ने उस पर 4 चांद लगा दिए। तो वक्त की बात है, लेकिन दरअसल टेलीविजन की एक अपनी इम्पोर्टेंस है। लेकिन आज के नौजवान बहुत सारे अच्छे लोग हैं, सब लोग एक जैसे नहीं है, लेकिन नौजवान सीखने की कोशिश नहीं करते। नौजवान जो है उनके हाथ में, एक हाथ में सिगरेट का पैकेट होता है, एक हाथ में महंगा मोबाइल फोन होता है, और वो फिर छोटे बड़े का कोई ख्याल नहीं करते। हमने जिन उस्तादों के साथ काम किया, हाफिज साहब आपने भी डेफिनेटली लाहौर में बड़े बड़े एक जबरदस्त सहाफी गुजरे हैं, वो इस तरह आपके साथ फ्री होके बात नहीं करते। बिल्कुल भट्टी साहब, आपको डांट देते। जो सीखने के लिए तैयार होगा वही सीख पाएगा, और यही शायद हमारी यंग जनरेशन को सोचना चाहिए और सीखना चाहिए। बट शुक्रिया फॉर बीइंग हियर एंड थैंक यू सना, थैंक्स अ लॉट फॉर बीइंग हियर। वक्त यहाँ पे जोर का जोड़ का खत्म हो गया है। सवेरा पाशा को और हाफिज इमरान को इजाजत दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज।